नमस्कार, मैं बलजीत ढाका आप सभी का इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन करने वाले हम 50 क्वेश्चन करेंगे। आप साथ साथ आंसर दे सकते हैं। आपका स्कोर अगर 50 में से 40 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये एक इंडिकेशन के रूप में भी मान सकते हैं आप कि आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी को सीरियसली कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन या जो सीरीज है 20,000 क्वेश्चन की, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका लेवल ठीक है और अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कि बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है उनको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट है थोड़ा सा तैयारी की हुई है उनकी पहले, वो इसको ध्यान से समझे, जिससे कि उनकी जो लेवल है प्रिपरेशन का वो थोड़ा ऊपर और उठे। ये इसका एजेंडा है। जिन्होंने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट ज्वाइन भी कर ले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल के बारे में काफी ज्यादा चर्चा होती है, इस शेड्यूल के बारे में, 9th शेड्यूल का। ठीक है, तो 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। 9th शेड्यूल की थोड़ी सी एक स्टेटमेंट बता देता हूं कि ये वो शेड्यूल है जहां पे कि अगर इस तरह का संविधान में संशोधन किया गया कि जो भी लॉ बनता है अगर इस शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कि फिर इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन बाद में इसमें चेंजेस आए और आगे देखिए इस स्टेटमेंट के अनुसार है। तो क्या है कि 9th शेड्यूल है वाज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। क्या ऐसा है कि 9th शेड्यूल है वो पहली 1951 में पहले अमेंडमेंट में जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन IR कोहलो case upheld the authority of the judiciary to review any law including those put in the 9th schedule। कि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहलो केस में ये अथॉरिटी की, जुडिशरी की, कि वो किसी भी लॉ को जो कि 9th शेड्यूल में भी है यहां तक, उसको भी रिव्यू कर सकती है। तो ये उसका फैसला था। तीसरी स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन ए ड्यूअल स्टेज टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल, वेदर इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट, एंड इफ यस वेदर द वायलेशन आल्सो डैमेजेस और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप इस पर्टिकुलर सीरीज को समझना चाहते हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट को समझना भी बहुत जरूरी है। इससे आपकी जो थोड़ी बहुत भी तैयारी उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। थर्ड स्टेटमेंट जो आपके सामने क्वेश्चन में, कि सुप्रीम कोर्ट है अगर किसी लॉ को यह देखता है कि ये लॉ अकॉर्डिंग टू संविधान है या नहीं है, तो अगर 9th शेड्यूल में भी रख दिया तो उसमें फिर 2 टेस्ट उसको करवाने हैं। 9th शेड्यूल में भी एक लॉ का जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, 2 टेस्ट होंगे, ये स्टेटमेंट बोल रही है। तो पहला क्या कि वो क्या फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, और अगर मान लो करता है तो फिर बेसिक फीचर, जो संविधान का बेसिक फीचर है, उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं करना चाहिए उसको। तो ये 2 टेस्ट अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि लॉ पास है। तो तीसरी स्टेटमेंट ये बोल रहे, बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है 9th शेड्यूल की एक इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका डी इसका करेक्ट आंसर। जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है कि 9th शेड्यूल है वो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया। फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहलो केस में बोला कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है 9th शेड्यूल वाले लॉ का भी, और फिर ये बोला कि जो ये जुडिशियल रिव्यू होगा उसमें 2 टेस्ट क्वालिफाई करने जरूरी है, तभी लॉ माना जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आ गया आपके सामने। पूरा जानकारी लेने तो ये पढ़िए, पूरी स्टेटमेंट आपको दी हुई है, पूरी जानकारी है इसके ऊपर। ठीक है, कि क्या केस आता है 2007 में 9 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो फैसला क्या करती है इसके मामले में। ठीक है, विच एक्ट इनेबल्ड द गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन बाय नॉमिनेटिंग देम टू इट्स एक्सपेंडेड काउंसिल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहां पे कि गवर्नर जनरल है उसके पास पावर आती है इस एक्ट के जरिए कि वो इंडियंस को भी लॉ मेकिंग, जो उसके लिए लॉ मेकिंग बॉडी में भी नॉमिनेट कर सकते हैं इंडियंस को भी। तो इसका मतलब बहुत पुरानी बात है, इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में ला सकते हैं। तो ये कब की बात है? तो ये पावर मिलती है, वो मिलती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जरिए। गवर्नर जनरल को 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए पावर मिलती है। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने
जो उस टाइम में वाइसराय थे, 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और क्या थे वो? राजा और बनारस, महाराजा और पटियाला और सर दिनकरराव। तो ये तीनों भी आपको याद रख लेने, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये आता रहता है। आगे चल लेते हैं, देखते हैं कि क्या है मामला। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टेक्स प्लेस इन, आपको ये बताना है कि स्टेट फंडिंग होती है हमारे यहाँ पे भी, इंडिया में भी बार बार जिक्र आता है कि जो इलेक्शन होते हैं क्यों न सरकार मतलब राज्य वो फंड करे टेस्ट फंड करे पैसे, इससे क्या करप्शन रुक सकता है और जो जिनके पास इतने पैसे नहीं है वो भी राजनीति में आ सकते हैं। बजाय कि पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट स्पेंड करे, वो स्टेट करे, सरकार पैसे दे, मतलब टैक्स पेयर पैसे दे। तो ये कहां पे है टैक्स पेयर पैसे देने वाली व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में। बाकी देशों में डिमांड उठती रहती है लेकिन वहां पे है नहीं, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट्स इन विच लोक आयुक्ता एक्ट इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर इन इट्स एम्बिट, कि किन राज्यों के निम्नलिखित में से आपको ये बताना है। और काफी 2011, 12, 13 इस दौरान में काफी चर्चा में थे ये लोक आयुक्ता एक्ट है राज्यों में भी। तो कौन कौन से राज्य है जहां पे कि चीफ मिनिस्टर भी उसके दायरे में आएगा, जिसकी जांच की जा सकती है लोक आयुक्ता से रिलेटेड, जो कि करप्शन से रिलेटेड मामले हैं उसकी बात होती है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर है उसके दायरे में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चल लेते हैं, द पावर टू डिसाइड, क्वेश्चन है आपके सामने, द पावर टू डिसाइड द डेट ऑफ एन इलेक्शन टू ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्ट विद द, कि राज्य की अगर विधानसभा का तारीख बतानी हो कि किस तारीख को चुनाव होंगे, ये तारीख कौन डिसाइड करता है कि किस किस डेट को चुनाव होने हैं? तो तारीख कौन डिसाइड करेगा? क्या राष्ट्रपति करेंगे या चीफ मिनिस्टर करेगा, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, कौन डिसाइड करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये डिसाइड करता है कि किस किस तारीख को या कितने चरणों में चुनाव होने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन, कुछ स्टेटमेंट दिए प्रोविजन के रूप में, बताओ कि कौन कौन सी वो स्टेटमेंट है। वो आर्टिकल 24 के तहत, विच प्रोविजन कम्स अंडर आर्टिकल 24, कि कौन सी स्टेटमेंट है या कौन सा प्रोविजन है वो आर्टिकल 24 के तहत आते हैं, या दूसरे शब्दों में आर्टिकल 24 क्या है ये पूछा है आपसे। तो पहला है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, कि 14 साल से नीचे के बच्चों को सभी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 24 का प्रोविजन है। क्या ऐसा है? दूसरा, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, वो आर्टिकल 24 की बात करता है। क्या ऐसा है? तीसरी स्टेटमेंट है कि बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री, कि खतरनाक उद्योगों और कारखानों में 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको काम करने पर रोक है। तो वो कौन से आर्टिकल में, क्या 24 आर्टिकल में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कि ये तीसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी होगा। आंसर क्या इसका? सी होगा। जो 21 आर्टिकल 21A वो तो बताता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाला, कि 6 से 14 साल वाले बच्चों की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी, ठीक है। और दिस प्रोविजन ओनली मेक्स एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 21A है वो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, बाकी की बात वो नहीं करता है, ठीक है। तो 24 आर्टिकल है वो बच्चों से रिलेटेड है, कारखानों में काम न करना, हजार्डस ऑक्यूपेशन में न जाना, ये बात करता है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, आपको ये बताना है कि कौन सा मंत्रालय है जिसके तहत ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि राजभाषा विभाग है, वो डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट काम करता है, वो आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा इसका राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको आप पीछे काफी चर्चा में भी था जब भारत के होम मिनिस्टर ने कुछ एक स्टेटमेंट बोल दी थी जिसमें हिंदी के बारे में उन्होंने बोला था। तो जो साउथ इंडिया के स्टेट थे जो कि हिंदी में कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर थोपे ने आंदोलन हो गए थे कर्नाटका वगैरह में, जहां पे कि उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी। तो इस तरह की बातें भी कई बार आती है कि साउथ इंडियन है वो जब भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट आती है, हिंदी थोपी नहीं जा सकती, जैसे बंगाल है तो वहां पे तो बंगाली बोलते हैं, तो अगर बंगाली थोपने लगे इंडिया पे तो कैसा लगेगा दूसरों को। उसी तरह से क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट है कई बार इस तरह की स्टेटमेंट कर देता है जिससे कि आंदोलन हो जाते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। और ये स्थापना हुई है उस डिपार्टमेंट की 1975 में,
1975 में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का काम करता है। Under which law it is prescribed that all the proceeding in the Supreme Court of India shall be in English language। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कामकाज की भाषा होगी, कार्रवाई की भाषा होगी, जहां पे जिरह होगी वो इंग्लिश में ही हो सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज है वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भाषा है। ये बताना आपको कि ये जो लॉ है वो कौन सा लॉ है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 है या क्या है ये। तो ये कहां पे लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है कि ये संविधान में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है, वो क्या बताता है कि जितने भी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट्स हैं वो आर्टिकल 348 के तहत इंग्लिश में काम करेंगे। एवरी हाई कोर्ट शैल बी इंग्लिश, प्रोसीडिंग है वो इंग्लिश में होगी। ठीक है, क्योंकि वरना क्या है कि अपनी अलग अलग भाषाओं में डॉक्यूमेंट सौंपना स्टार्ट कर देंगे तो कोर्ट का काम बहुत बढ़ जाएगा। और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह करेगा उसको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट की जाती है। व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन आपने प्रत्यर्पण संधि के बारे में सुना होगा, मोनिका बेदी का नाम सुना होगा, अबू सलेम का नाम सुना होगा, कई और भी बात आती है, विजय माल्या का जिक्र सुना होगा, ललित मोदी का जिक्र सुना होगा। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात आती है, लेकिन एक्स्ट्राडिशन होता क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक्स्ट्राडिशन क्या है, सुना होगा नाम आपने, तो बताइए कि एग्जैक्टली है क्या ये। ड्यूरिंग ए नेशनल ऑफ अनदर कंट्री फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्लॉक द ट्रेड ऑफ अदर कंट्रीज विद अ पर्टिकुलर कंट्री, फोर्सिंग ए पर्सन टू लीव द कंट्री ऑफ विच ही इज ए सिटीजन, कि उस देश में उस बंदे को भेज देना जिसका कि वो नागरिक है। टू फोर्स फॉरेन नेशनल टू लीव द कंट्री, कि जो विदेशी नागरिक है उनको देश छोड़ने के लिए बाध्य कर देना। ठीक है, तो बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ए, ऐसे नागरिक को सौंपना जिसके ऊपर उस देश में, जैसे विजय माल्या के खिलाफ भारत में, या मोनिका बेदी और अबू सलेम के खिलाफ जो कि भारत में प्रत्यर्पण हुआ था उनका नॉर्वे से, तो वो एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, विजय माल्या का ले सकते हैं। भारत में उनके खिलाफ क्या है कि ऑफेंस चल रहे हैं, कार्रवाई चल रही है यहाँ के अदालतों में, और वो कहां पे छुप कर बैठ गए हैं, वो छुप कर बैठ गए हैं इंग्लैंड या किसी दूसरे देश में। तो वहां से उस देश के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है भारत की, और उस ट्रीटी के तहत जहां पे ऐसे नागरिकों को सौंपा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं एक्स्ट्राडिशन का थोड़ा सा ज्ञान मिल गया होगा। सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पे संविधान में बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है वो प्रपाउंड हुई है। तो वो सिद्धांत है वो किसने दिया था उसका भी जिक्र है, हमने पहले भी हमने किया था अपनी इस सीरीज में। बताना आपको कि वो सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, क्या सोर्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और इसका श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय किसको जाता है, जस्टिस हंसराज खन्ना। जस्टिस हंसराज खन्ना है, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है वो इंट्रोड्यूस की थी। और क्या है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन बेसिक फीचर दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिस्टर्ब्ड थ्रू द अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट, कि यहां तक पार्लियामेंट में कितना ही बहुमत हो, अमेंडमेंट करना चाहे तो वो जो बेसिक फीचर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिक फीचर इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू। तो जो पहले क्वेश्चन था लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है यहाँ पे कि जुडिशियल रिव्यू है उससे रिलेटेड। देखो जुडिशियल रिव्यू है एक फंडा, वो है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू कि कोई भी कानून बनता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये बेसिक फीचर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल में जो लॉ बनते हैं उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जो पहला क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर सेशन में उसमें जिक्र आया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ही जुडिशियल रिव्यू की पावर है या दूसरे जो हाई कोर्ट वगैरह उनके पास भी पावर है? स्टेटमेंट पहले तो ये है। अब आ जाती है अगले पर्पज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओनली, कि जुडिशियल रिव्यू में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ही रिव्यू हो सकता है, बाकी जो नॉर्मल एक्ट बनते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। क्या ऐसा है?
तीसरा है जुडिशियल रिव्यू इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहले क्वेश्चन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं जो पहले था कि जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट है, बताना आपको कि गलत कौन कौन सी है, गलत कौन कौन सी स्टेटमेंट है इसमें, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअल में तीनों ही गलत है। जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर में इंक्लूडेड है। दूसरा क्या है कि पर्पज ऑफ, और ये बेसिक फीचर कौन बताता है, ये बेसिक फीचर कोर्ट बताते हैं। जब भी कोई केस उनके सामने आता है तो उस पर जो फैसला करते हैं, अगर फैसले के अंदर उसमें ऐसा माना मतलब इंक्लूड हो जाता है कि ये बेसिक फीचर है संविधान का, तो वो फिर जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर वो इंक्लूड हो जाता है, वो पर्टिकुलर बेसिक फीचर। तो ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, लेकिन वो ऐड होते जाते हैं। पर्पज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, किसी भी, चाहे वो कोई नॉर्मल एक्ट हो गवर्नमेंट का, चाहे वो विधानसभा हो या फिर केंद्र की सरकार हो या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, वैसे ही आदेश पारित कर दिया, इन सब का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। तो पहली तो थी गलत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में। और ये आपको आपके पास जो पीडीएफ है उसमें पढ़ भी लेना, जिससे कि सारे आपको आइडिया हो जाए। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट रूल है लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। क्या ऐसा है कि जो पहला शेड्यूल है उसमें भारत के जितने भी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी उनका नाम है, क्या ये सच है? ये मैचिंग सही है क्या? दूसरे शेड्यूल में पावर ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर और जजेस की पावर दी हुई है, क्या दूसरे शेड्यूल में पावर है? हमने हमारी सीरीज में काफी बार जिक्र आया दूसरे शेड्यूल का। तो फोर्थ शेड्यूल है वो अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा की बात करता है क्या? और 11th शेड्यूल है जिसमें कि पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और पंचायतों की बात हो रही है, पंचायती राज की बात हो रही है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट बी है वो गलत है। बाकी सारे शेड्यूल की मैचिंग करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है। जो बी है शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, उसमें इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और जो प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस वगैरह उनके जिक्र है, उनके तनख्वाहों का, उनके भत्तों का, उनकी सुविधाओं का जिक्र है सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन ए कंट्री वेयर। कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कहां पे जरूरी नहीं है, कहां पे एक किस्म से वो इनवैलिड हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता उसका। ठीक है, तो कहां पे पॉसिबल होती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि अगर मान लो 2 से ज्यादा अगर कहीं कैंडिडेट खड़े हैं, स्पेशली उस केस में वहां पे आपको प्रेफरेंस देनी होती है। जैसे कि राज्यसभा का इलेक्शन होता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होता है या कोई कमेटी बनती है पार्लियामेंट में, वहां पे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जिसमें कि जिसके ज्यादा वोट होते हैं मेजोरिटी को एक किस्म से डिसाइड कर देते हैं। तो जहां पे 2 पार्टी सिस्टम होता है वहां पे इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि या तो कोई जीतता है या हारता है, इसमें प्रेफरेंस वाली बात नहीं है। ठीक है, एक को दे दिया दूसरे को, इसका मतलब वो नहीं है प्रेफरेंस उसकी। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यहां पे इसका कोई मतलब है नहीं निकलता। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि निम्नलिखित में से बताना आपको हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर का क्या नाम है? भारत के पहले लॉ मिनिस्टर का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो भारत के पहले, जब नेहरू जी ने शपथ ली थी पहले प्रधानमंत्री की 15 अगस्त को, जो चार्ज लिया था 15 अगस्त 1947 में, उसमें चूज 15 अदर मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट के 15 और मेंबर थे कैबिनेट के, और उस 15 में से बी आर अम्बेडकर है वो लॉ मिनिस्टर थे। द प्रियम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना होती है, जो प्रियम्बल होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला, उसका बहुत ज्यादा भूमिका है। क्यों भूमिका है? कि यूज इज वैल्यू लोडेड वर्ड्स की, इसमें बहुत बड़े बड़े भारी भरकम जिसका मतलब निकलता है ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मतलब अच्छी खासी अंग्रेजी इसमें इस्तेमाल की गई है जिसका कोई बड़ा डीप मतलब निकलता है। कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, के जो संविधान निर्माता थे उनका जो एग्जैक्टली उद्देश्य था, फिलोसफी थी, वो बता देता है पूरे संविधान में क्या है। इज ए सोर्स ऑफ पावर एंड लिमिटेशन, की पावर किसके पास क्या है और लिमिटेशन क्या है ये बता देता है। गिव्स एन एग्जिस्टिव लिस्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक बड़ी सी लिस्ट बता देता है कि ये बेसिक फीचर है।
तो बताओ क्या स्टेटमेंट करेक्ट, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, कि एक्चुअल में संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या सोचा था कि ऐसा संविधान होना चाहिए, ये किस्म से उसका आईडी कार्ड है, ये किस्म से उसका आईडी कार्ड है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर करेक्टली मैच्ड, कि कौन कौन से आर्टिकल है वो करेक्टली मैच हो रहे हैं, कौन से आर्टिकल है करेक्टली मैच हो रहे हैं। आपको कुछ एक आर्टिकल भी याद रखने होते हैं। आजकल देखा गया बहुत सारे एग्जाम में आर्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका आर्टिकल का रट्टा भी होना चाहिए, थोड़ी समझ हो तो और भी बेटर है। ठीक है, रट्टा और समझ का दोनों का मिश्रण चाहिए यहाँ पे। बताओ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली कौन सा मैच है? इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 338 है क्या? फाइनेंस कमीशन का 280 है क्या? नेशनल कमीशन फॉर एससी का 324 है क्या? कैग का 148 है क्या? अटॉर्नी जनरल का 76 है क्या? 76 है क्या? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए यहां पे जो पहला आर्टिकल इलेक्शन कमीशन वाला वो करेक्ट नहीं है, 324 होना चाहिए था उसका। दूसरा है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी 338 में होना चाहिए था, ये भी करेक्ट नहीं है, उल्टा हो गया, इनका आपस में चेंज हो गया। बाकी सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? ऑल एक्सेप्ट 1 एंड 3। ऑल करेक्ट है, सिर्फ 1 और 3 को छोड़कर बाकी सबकी मैचिंग होती है। इस दौरान ये 5 आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप 5 आर्टिकल याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन 1940। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसका 1940 में ऑब्जेक्टिव कौन सा, इसका कौन सा एक प्रस्ताव नहीं था? क्या प्रस्ताव लेकर आया था? जो प्रस्ताव लेकर आया था उसमें से कौन सा प्रस्ताव है वो नहीं है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टू बी कंस्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेंथ। पहली स्टेटमेंट तो यह कि संविधान की जो संविधान सभा है उसका गठन होना चाहिए सिद्धांतिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के सिद्धांत के ऊपर पॉपुलेशन स्ट्रेंथ के आधार पे। प्रोविजन फॉर एन इंडियन यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस एंड स्टेट्स, कि यूनियन इंडियन यूनियन राज्यों का और केंद्र का प्रोविजन वहां पे होना चाहिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर टू बी इंडियन, कि सभी भारतीय होने चाहिए इसके जो मेंबर बनेंगे वो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट है वाज टू सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कंस्टिट्यूट असेंबली, की जो संविधान सभा बनेगी उसकी जो निगरानी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत होगी, मतलब सुपरविजन ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। तो बताओ इसमें कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है कि कौन सा प्रपोजल नहीं है, ये नहीं था, बाकी तीनों से चाहिए, ये नहीं था। भारतीयों का संविधान बनाएंगे, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, ये उसका प्रस्ताव था। मतलब इंडिपेंडेंस की राह में एक किस्म से ये एक बड़ा कदम था उनका। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था इसमें। ठीक है, बाकी आप फीचर भी पढ़ सकते हैं कि 24 मार्च 1946 को जब ये कमीशन आता है, पहुंचता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इफ द स्टेट इंप्लीमेंट्स ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉलिंग फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटीरियल रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट और समझदार वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और समझदारी वाला ऐसा क्वेश्चन है कि आपको इसमें थोड़ा सा पीछे के जो क्वेश्चन थे उसका ज्ञान भी चाहिए। बताना है आपको कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके तहत में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, की सभी को बराबर का रिसोर्सेज दिए जाएं, सभी को बराबर के रिसोर्सेज दिए जाएं, सभी का बराबर, तो उसके लिए सरकार कोई कानून बनाती है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। बताना है आपको कि इज पुट इन द 9th शेड्यूल, की उसको फिर और उस प्रयास को, मतलब उस कानून को वो 9th शेड्यूल में रखना पड़ेगा। एक तो ये बात है, इज नॉट वॉइड इवन इफ इट वायलेट्स द राइट्स इन द आर्टिकल 14 एंड 19, कि वो वॉइड नहीं होगा अगर भले ही वो 14 और 19 का वायलेशन करता हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, उस पर्टिकुलर जो स्टेप है उसको वायलेट नहीं मानेंगे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो या अमेंडमेंट हो या फिर कोई एक्ट बनाया हो, उसको वॉइड नहीं किया जाएगा, भले ही वो क्या है कि फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 14 और 19 है उसका वायलेशन उसने किया हो। तीसरा है कैन बी स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल, कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको स्टक कर देगा या कर सकता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। और इज नॉट वाइड इफ इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट, कि ये
इज नॉट वाइड इफ इट वायलेट्स ए फंडामेंटल राइट्स। अवैध नहीं होगा भले ये किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। क्या किसी भी मौलिक अधिकार का मतलब ये है कि वो जीने का, जो आर्टिकल 21 है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीने का अधिकार, उसका भी वायलेशन कर रहा हो तो भी क्या वॉइड नहीं करेगा? तो क्वेश्चन यहां पे ये बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे ही वायलेशन का मतलब जैसे आर्टिकल 21 हुआ, ये फंडा राइट तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना, लेकिन 14 और 19 की जहां पे बराबरी के अधिकार की बात होती है उसमें वो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करवाना है तो वो वाले चीजें वो उसका वायलेशन हो सकता है। तो आर्टिकल बी इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले वाले क्वेश्चन के साथ अपने आपको लिंक भी करना पड़ेगा, पूरी सीरीज को समझना पड़ेगा इनफैक्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और पूरा पढ़ना चाहे तो आर्टिकल जो 39 बी और सी है, जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 और 19, और यहां तक कि आर्टिकल जो 31 अब राइट टू प्रॉपर्टी वाला होता था उसका वायलेशन अगर होता है तो भी ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। Which one of the following pair is not correctly matched? Which one of the following pair is not correctly matched? ये क्वेश्चन आपके सामने है। समझिए क्वेश्चन को क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। कौन सा जोड़ा युगम है वो करेक्ट नहीं है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटिंग न्यू स्टेट, क्या पार्लियामेंट के पास पावर है नए राज्य बनाने की? पावर ऑफ स्टेट इज अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, की पावर है एक राज्य की जो विधानमंडल है, राज्य की विधानसभा है, उनके पास में कि वो स्टेट का नाम है वो अल्टर कर दे, स्टेट का नाम चेंज कर दे। हरियाणा को वो कुछ और हरी का कुछ और बना दे, हरित प्रदेश बना दे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन सिटीजन। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब सभी के ऊपर है, चाहे वो इंडियन हो या वो इंडियन नहीं हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडियन को मिलेगी, बराबर की भागीदारी है वो इंडियन सिटीजन अप्लीकेबल होगा इसमें। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड इसमें नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी है, वो करेक्ट नहीं है। पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रस्ताव नाम चेंज करने के नहीं है, वो प्रस्ताव इनिशिएट कर सकता है लेकिन पार्लियामेंट ही उसका नाम चेंज कर सकती है। प्रस्ताव वो राज्य की विधानसभा में इनिशिएट कर सकता है, वहां प्रस्ताव लाया जा सकता है हमारे राज्य का नाम चेंज किया जाए और फिर वो केंद्र के पास आएगा, पार्लियामेंट में उसकी अनुमति होना आवश्यक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ये मैचिंग नहीं है, बाकी सही करेक्ट है। आगे देखिए, Which one of the following international human rights instrument have been signed by India but not yet ratified? मतलब कि इंडिया ने साइन कर दिया है लेकिन उसका रेटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। एक पहले साइन सिग्नेचर होते हैं, उसके 2-3 साल लग जाते हैं, या 10 साल भी लग जाते हैं रेटिफिकेशन में, अनुमोदन में आप बोल सकते हैं, या फिर पुष्टि, जो भी इसका हिंदी वर्ड है। ठीक है, तो कई ऐसी ट्रीटी होती है जो साइन हो जाती है लेकिन अल्टीमेटली साइन ही रहते हैं, आगे वो बढ़ती नहीं है। तो बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट है जहां पे भारत ने साइन किया लेकिन आगे नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कन्वेंशन ऑन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन, कन्वेंशन ऑन द नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन। तो डी इसका करेक्ट आंसर है कि अगर मान लो मैरिड वुमेन है, उसकी नेशनलिटी है, उसकी कन्वेंशन, उसके ऊपर उसकी राष्ट्रीयता पे, कि अगर पाकिस्तान की लड़की कोई ऐसी है वो इंडियन के साथ शादी कर ले, और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, उसमें वहां जो प्रावधान है वो क्या लागू होंगे या नहीं होंगे? क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट लागू होंगे या नहीं होंगे? तो कन्वेंशन रेटिफाई नहीं हुआ है तो इसका लागू नहीं होंगे वो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल एंड फंक्शन ऑफ ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको यह बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल एंड फंक्शन ऑफ ए स्पीकर ऑफ ए लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर का रोल और उसके कार्य के बारे में जानकारी है 3 स्टेटमेंट के माध्यम से। स्पीकर है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, आर्बिट्रेटर है, मतलब आर्बिट्रेटर का मतलब कि जो फैसले कर सकता है। क्या ऐसा है? अल्टीमेट इंटरप्रेटर एंड आर्बिटर ऑफ दोज प्रोविजन विच रिलेट टू द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, कि हाउस से संबंधित जितने भी कामकाज है उसका इंटरप्रिटेशन या फिर उसके पे फैसले करने का राइट है वो स्पीकर के पास होता है। सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस इन द इंटरनेशनल एरिना, की इंटरनेशनल क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव है हाउस का। वो लोकसभा को रिप्रेजेंट करेगा
इंटरनेशनल मंच पे। तो 3 स्टेटमेंट है, कौन कौन सी इसमें करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका डी है इसका करेक्ट आंसर। तीनों ही करेक्ट है। पूरा पढ़ भी सकते हैं आप चाहें तो, आपके पास पीडीएफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म इज अपहेल्ड इन द इंडियन पॉलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का मतलब राज्यों के पास में भी पावर है, राज्य अलग सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और केंद्र अलग सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है भारतीय राजनीति में, भारतीय राज्य व्यवस्था में, वो कौन सा प्रिंसिपल, निम्नलिखित में कौन सी स्टेटमेंट है उसको इंश्योर करती है, कौन सी स्टेटमेंट इसको इंश्योर कर रही है। तो देखिए क्या है कि एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इफेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट मस्ट बी रेटिफाइड बाय ए मेजोरिटी ऑफ द स्टेट असेंबली। कि एक तो ये स्टेटमेंट आ गई है कि अगर राज्यों की पावर है उस पे संविधान में कोई फर्क पड़ता है तो वो राज्य है, आधे से ज्यादा राज्य उसको रेटिफिकेशन करे, मतलब वो सहमति दें, रेटिफिकेशन करे, वो सहमति दें आधे से ज्यादा राज्य, अगर राज्यों की पावर का संबंध उसमें चेंज होता है तो। जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कि जो संविधान में संशोधन होते हैं उसमें जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, राज्यों के हितों की भी वो देखती है या उनके रोल को भी देखती है। यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंटर, कि यूनियन टेरिटरी सेंटर एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो उसमें कोई इसमें फेडरलिज्म वाली बात नहीं है। सी वाली स्टेटमेंट में पहली 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ये तो यूनिटरी फीचर हुआ, यूनियन टेरिटरी है, कोई छोटा एरिया होता है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, कोई ऐसा अंडमान निकोबार हो गया, तो वो सेंटर करता है। तो इसमें तो यूनिटरी वाली बात हुई, फेडरलिज्म वाली बात नहीं हुई। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो आंसर क्या हुआ इसका, आंसर हुआ इसका डी। If an election to a state legislative assembly candidate who is declared elected loses his deposit, it means that, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि अगर राज्य का विधानमंडल, राज्य की विधानसभा है, राज्य क्या विधानसभा है, उसमें कोई एमएलए है, कोई इलेक्शन जीत जाता है, एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ रहा है कोई कैंडिडेट है और इलेक्शन जीत जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाती है, जमानत जब्त हो जाती है। पहली बात तो क्या है कि क्या जमानत जब्त होने के बावजूद कोई कैंडिडेट जीत सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल जीत सकता है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर जमानत जब्त हो गई और इलेक्शन में वो जीत गया तो बताओ क्या कारण था उसका, तो बताओ क्या कारण था, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए कि पहला है कि पोलिंग वाज वेरी पुअर, कि बहुत ही कम वोट पड़े थे, इसलिए वो जमानत जब्त नहीं हुई और फिर उसके बाद जीत गया क्योंकि कम वोट पड़े थे, क्या ऐसा है? दूसरी बात है कि इलेक्शन वाज फॉर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, कि इलेक्शन है वो उसमें कई उम्मीदवार खड़े थे, इलेक्शन वाज फॉर मल्टी मेंबर। तीसरा है इलेक्टेड कैंडिडेट विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वाज वेरी मार्जिनल, कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है और हारने वाला कैंडिडेट है उसके बीच में डिफरेंस बहुत कम था। और चौथा, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन, कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा था, इसलिए उसकी 6% वोट नहीं आए जो कि चाहिए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। 6% वोट चाहिए, मान लो कैंडिडेट हो गए हैं 100 खड़े और 20-25 पार्टी खड़ी हो गई है, 5-7 पार्टी मेन भी है, कैंडिडेट निर्दलीय ऐसे खड़े हो गए हैं जो बहुत ज्यादा भारी भरकम थे, तो किसी भी कैंडिडेट को बहुत नैरो मार्जिन भी था, लेकिन किसी कैंडिडेट को 6% वोट ही नहीं मिले, फिर भी जीत गया। तो ऐसी संभावना सबसे ज्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हो जाती है वो डी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। कैंडिडेट फॉर ए वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट पोसेस द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक्सेप्ट दैट ही मस्ट बी ए, कि जब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा और राष्ट्रपति का उम्मीदवार वाली क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति की होनी चाहिए वो वाइस प्रेसिडेंट की भी होनी चाहिए, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर, भारत का नागरिक 35 साल, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट या क्वालिफाइड टू ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो राज्यसभा का मेंबर बनने वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट की क्या है, वो तो लोकसभा का होना चाहिए। वो तो लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, किसकी बात, राष्ट्रपति की। तो ये वाली लोकसभा के मेंबर के बराबर क्वालिफिकेशन हो, ये नहीं बल्कि राज्यसभा की होनी चाहिए, वो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या हुआ इसमें, फिर इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका
आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन 8th अमेंडमेंट एक्ट 1960 का 8वां संवैधानिक संशोधन, उस पे स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट देखिए कि आर्टिकल 31 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वार अमेंडेड टू प्रोवाइड स्टेट पावर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वो सरकार को पावर देता है। ये आर्टिकल 31(2) ये संवैधानिक संशोधन 8वां था। दूसरा है कि एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन टू SC एंड ST एंड एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था। पहला क्या था कि स्टेट को पावर थी, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट ये है कि SC ST और एंग्लो इंडियन को जो एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन 10 साल वाली जो रिजर्वेशन थी उसको बढ़ा दिया गया था। 1950 में थी, 1960 में बनाना पड़ा क्योंकि 10 साल आगे बढ़ाना था। तो दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है। तीसरी बोल रही है कि सब्स्टिट्यूट एंट्री ऑफ ए कंकरेंट लिस्ट ऑफ ए 7th शेड्यूल कि कंकरेंट लिस्ट में कुछ हेर फेर किया गया था। 7वीं जो शेड्यूल में लिस्टेड है उसमें कुछ चेंज किए गए थे। और चौथा है एक्ट 92A वाज एडेड टू द यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल कि 7th शेड्यूल में कुछ चेंज किए गए थे, 92A को जोड़ा गया। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है बी। SC ST और एंग्लो इंडियन का लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, उसको आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। यूपीएससी होल्ड्स एग्जामिनेशन फॉर, यूपीएससी है वो किसका एग्जामिनेशन लेती है? यूपीएससी किसका एग्जामिनेशन है वो लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूपीएससी किसका एग्जाम लेती है? सेंट्रल सर्विसेज का, ऑल इंडिया सर्विसेज का जिसमें IAS IPS वगैरह होते हैं, स्टेट सर्विसेज जैसे यूपीपीसी है, HCS है, क्या उसका एग्जाम लेती है यूपीएससी? HCS का एग्जाम तो HPSC लेती है। स्टेट सर्विसेज फॉर 2 और मोर स्टेट ज्वाइंटली। तो यूपीएससी सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज इनके एग्जाम लेती है, इनके एग्जाम लेती है। स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? फिर डी इसका करेक्ट, डी इसका करेक्ट है। 2 और 2 से ज्यादा के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करना होता है पार्लियामेंट के एक्ट से, तो वो तो करेक्ट नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट तो पहली और दूसरी ही करेक्ट है। आगे देखिए, इफ एन अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड पर्सन अटेंड्स एंड वोट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कि एक कैंडिडेट है उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, हाउस में वो बैठने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अटेंड करता है और वोट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में उस अयोग्य व्यक्ति के खिलाफ क्या होगा? ही इज प्रोसिक्यूटेड इन जेल, उसको मुकदमा चलेगा और जेल होगी उसकी। 500 रुपए पर डे पर सिटिंग फाइन होगा उसका। ही मे बी इम्प्रिजन्ड, जेल भेजा जा सकता है, या कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा। बताओ, 4 ऑप्शन है। मतलब क्या है कि अगर उसका इलेक्शन है वो वाइड हो जाता है, मतलब नल वाइड, इलेक्शन को अयोग्य घोषित हो गया, वो उसकी MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट चली गई, उसके बावजूद वो बैठ जाता है। कई तरीका हो सकता है उसको, या शपथ नहीं लिए उसको, ये भी आप मान सकते हैं। क्वालिफाइड नहीं है वो बैठने के, मीटिंग में बैठने के क्वालिफाई नहीं है, बिना शपथ लिए हुए अगर वो बैठता है तो क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं उसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हर रोज 500 रुपए फाइन लगेगा, हर रोज 500 रुपए फाइन लगेगा उसके ऊपर। ठीक है। तो ये कब होता है? अगर वो उसने ओथ नहीं ली है, एक तो उसने ओथ नहीं ली है, या डिसक्वालीफाई हो गए, या हाउस ने उसको रोक रखा है कि भाई आप इसमें बैठ नहीं सकते, भाग नहीं ले सकते, कोई पार्लियामेंट का लॉ है जिसकी वजह से क्या है उसको रोका रखा है। तो ऐसे केस में जबरदस्ती बैठता है वो, 500 रुपए फाइन होगा। मुझे लगता है ये भी अजीब सा एक कानून है। 500 रुपए क्या मायने रखता है? उसको सजा होनी चाहिए तगड़ी की खाम डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन कर रहा है। 6 महीने की सजा होनी चाहिए थी। 500 रुपए तो वैसे दे देगा, और वो बोले 5000 ले लो और 10 दिन बैठूंगा। चलो, एनीवे, privileges of the members of parliament include, privileges of the member of parliament include क्या है? freedom from arrest in all cases। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, मतलब MP के विशेष अधिकार क्या है? MP के विशेष अधिकार है वो क्या है, उस पे क्वेश्चन है। तो क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन ऑल केसेस, कि उसको सभी तरह के, चाहे वो सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो, सभी तरह के मुकदमों में उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये मतलब है पहली स्टेटमेंट। फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज विटनेस इन पार्लियामेंट इज इन सेशन, कि वो जब उसको विटनेस देना हो, अपनी गवाही देनी हो कोई, तो उसको गवाही देने से छूट है।
पार्लियामेंट का अगर सेशन चल रहा हो तो कोर्ट में उसको गवाही देनी है किसी मामले की, उसको वहां से छूट मिल सकती है। टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच की, टोटल फ्रीडम का मतलब कि फ्रीडम क्या एब्सोल्यूट है फंडामेंटल राइट में, तो वो किसी भी तरह का से किसी के खिलाफ जहर उगलना हो तो भी उसको आजादी है। ऑल ऑफ द वो, सभी तरह की उसको छूट है, ऑल ऑफ द वो। तो बताओ कि कौन सी उसकी प्रिविलेजेस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, निम्नलिखित में से जो दी है उसके अनुसार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी की फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज विटनेस इन पार्लियामेंट्री सेशन। यहां पे क्रिमिनल केसेस में कोई छूट नहीं है, और यहां पे क्या है कि टोटल फ्रीडम तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, किसी को भी नहीं है। और फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस है वो है गवाह के रूप में, तो ये उसको पार्लियामेंट सेशन है तो इसको थोड़ी छूट मिलती है। ठीक है, तो ये आप उसको देख सकते हैं। पूरा चाहे तो देखो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में अगर सेशन चल रहा हो तो सिविल केसेस में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, हालांकि क्रिमिनल केसेस में उसको छूट ये नहीं है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में छूट नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड बाय 87th अमेंडमेंट, आर्टिकल 81 में परिवर्तन किया गया किसके जरिए? 87th अमेंडमेंट के जरिए, संवैधानिक संशोधन 87 लाया गया। द पॉपुलेशन फिगर टू बी कंसिडर्ड फॉर डिवाइडिंग ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शंस आर ऑफ। मतलब कि क्वेश्चन ये है कि संविधान में 87th अमेंडमेंट किया गया और उसका उद्देश्य ये बताया गया है क्वेश्चन में। उद्देश्य क्या बताया क्वेश्चन में? कि जो लोकसभा के क्षेत्र है उसमें काट छांट करना कि ये एरिया उसमें आएगा, ये एरिया उसमें आएगा, तो उसका आधार है कौन सा सेंसस रखा गया। क्या 2001 रखा गया, 1991 रखा गया, 2011 का सेंसस रखा गया, 1971 का रखा गया, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 2001 का सेंसस है। 2001 का सेंसस है जिसमें कि 87th अमेंडमेंट के बाद में, जो कि 2003 में आया, कि 2001 का डाटा लो सेंसस का पॉपुलेशन का, अगर लोकसभा और विधानसभा में उनके जो एरिया को काट छांट करने तो। ठीक है, इसका मतलब कि 2011 का जो सेंसस है उसका तो अभी तक चल ही रहा है, संवैधानिक संशोधन और आएगा, हो सकता है उससे पहले ही 2021 की जनगणना हो जाए। Which one of the following is not a department in the Ministry of ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? बताना है कि एचआरडी डिपार्टमेंट में, एचआरडी मंत्रालय में कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है? इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कि एचआरडी का जो मंत्रालय है उसमें कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है वो नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकी तीनों है। ये तो बिल्कुल अलग ही मामला है, मंत्रालय ये अलग है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। सी इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। आगे देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन वन अनलाइक इन सम ऑफ द अदर डेमोक्रेसी, व्हाट डज इट इंप्लाई? क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान है वो लिखित में है, जबकि कुछ दूसरे डेमोक्रेसी उनका लिखित में नहीं है, उनकी तरह नहीं है। भारत का संविधान पूरा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब वहां पे कोई संविधान ही नहीं है, लिखा हुआ नहीं है? तो ठीक है, क्वेश्चन तो यहां पे ये समझने वाली बात है, भारत का संविधान लिखित है, बाकियों का लिखित नहीं है, तो मतलब क्या है इसका? फिर द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट। कि भारत का जो संविधान है उसमें किस तरह की गवर्नमेंट है, राज्यों की क्या है, केंद्र की पावर क्या है, ये सारा लिखित में, जिससे कि पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव कोई झगड़े न हो। इससे ये मतलब निकलता है, इसका कोडिफाइड है, मतलब आर्टिकल में दिया हुआ है कि ये आर्टिकल में वो है, ये आर्टिकल में ये है, ये आर्टिकल में ये है, ये ऐसे दिया हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट तो ये बोल रही है। अब दूसरी स्टेटमेंट है वो ये बोल रही है कि ऑल द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट आर टू बी रिटन डाउन एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दिया हुआ है कि ऑल द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर टू बी रिटन डाउन एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी कानून पार्लियामेंट बनाती है वो संविधान का अंग बन जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट जो एक्ट बनाया वो क्या संविधान में लिखा जाता है? क्या वो संविधान में लिखा जाता है, संविधान का हिस्सा हो जाता है, या संविधान अलग है, पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट का एक्ट है वो अलग है?
ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाली बात है। संविधान तो एक ही बार लिखा गया है या बाद में चेंज किया जाता है उसका। तो जो संविधान के जितने पेज हैं, जितने शेड्यूल हैं, क्या ये सारे लॉ है अलग से बनते हैं पार्लियामेंट के? जैसे आरबीआई एक्ट है, आईआरडीए एक्ट है, जो एक्ट बनते हैं हर बार फाइनेंशियल एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट आता है, ठीक है। तो क्या आरबीआई एक्ट है वो संविधान का हिस्सा है? क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट ये आ गई है, ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट ये है कि ओनली बिकॉज ऑफ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन आर एबल टू एंजॉय फंडामेंटल राइट। क्योंकि भारत का संविधान रिटन है इसलिए फंडामेंटल राइट यहाँ पे एंजॉय होते हैं। बाकी जिन देशों का रिटन में नहीं है वहां फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? जिन देशों का रिटन में नहीं है, इंग्लैंड में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? तो क्वेश्चन ये आ गया। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां पे स्टेटमेंट है वो एक ही ठीक है। कौन सी? पहले वाली, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन देशों का रिटन में नहीं है, जैसे कि इंग्लैंड है, वहां पे भी तो फंडामेंटल राइट दिए, तो वैसे ही स्ट्रक डाउन हो गई। क्या आरबीआई एक्ट है, आईआरडीए एक्ट है, जितने बार इतने एक्ट बनते हैं पार्लियामेंट में, तो हर बार 15-20 एक्ट बन जाते हैं, तो क्या वो संविधान का हिस्सा बन जाते हैं? संविधान का हिस्सा नहीं बनते, वो तो पार्लियामेंट के एक्ट है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो संविधान का हिस्सा तो अलग आर्टिकल में चेंज होता है ना कोई, वो बनता है। तो ये भी गलत चीज हो गई। पहली स्टेटमेंट ठीक है। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ आर इनकरेक्ट? कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ आर इनकरेक्ट? दल बदल कानून से संबंधित, दल बदल विरोधी कानून है, उससे संबंधित कौन सी कथन है वो गलत है? तो पहले क्या है कि 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। के दल बदल कानून है, 10वां शेड्यूल के तहत आया और 1976 में बना। पहले स्टेटमेंट दिया बन रहे, क्या ये 1976 से रिलेटेड है या बाद में बना है दल बदल कानून? पहली बात तो ये है। दूसरी, लेजिस्लेचर डिफाइंग द पार्टी व्हिप ऑन एन इश्यू कैन लॉस्ट हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। कि अगर कोई लेजिस्लेटर है, मतलब कि जो एमपी है या एमएलए है, वो पार्टी के व्हिप के अनुसार काम न करे तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। कि पार्लियामेंट पे भी और स्टेट असेंबली दोनों पे दल बदल कानून लागू होता है। और चौथी स्टेटमेंट, नन ऑफ द बुक, कोई भी गलत इसमें नहीं है। कौन सी गलत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए। ये कोई 1970 में 1985 का था, ये तो राजीव गांधी वाले दौर का है, तो 1985 में बनता है। हालांकि इसमें भी एक चेंज किया गया कि पहले ये था कि 1/3 लेकर कोई पार्टी अलग कर लेता था, अब वो भी खत्म कर दिया। तो इसका सारे दरवाजे बंद है, सारे दरवाजे इसमें बंद है। आप चाहें तो ये पढ़ भी लीजिए, और सारी और कुछ भी जानकारी है इसमें। इफ ए रेजोल्यूशन इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट इज पास्ड, प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी हैव बीन रिमूव्ड। कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को कब से हटना है? राष्ट्रपति को कब से हटा माना जाएगा? राष्ट्रपति को कब से हटा माना जाएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ है प्रस्ताव पारित हो जाता है, महाभियोग वाला 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो बताओ कब हटा माना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज पास्ड, व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पासिस सच एन ऑर्डर, भारत के गजट में पास होता है, या फिर क्या कोई नया राष्ट्रपति आता है तब तक वो पद पे रह सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज पास, कि जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तब से उसी दिन से हटा माना जाएगा। क्योंकि आगे साइन करने के लिए तो है ही नहीं कोई, साइन करने के लिए तो कोई है ही नहीं ना, क्यों राष्ट्रपति के साइन होते थे अगर कोई पार्लियामेंट में चीज पास होती है, तो अब पास करने के लिए तो कोई है ही नहीं साइन करने। तो देखो क्या होता है कि राष्ट्रपति का दोनों सदनों में, किसी भी सदन में इंपीचमेंट चार्जेस है वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। 1/4 मेंबर है उस हाउस के, वो साइन करेंगे और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मान लो इंपीचमेंट प्रोसेस है, रेजोल्यूशन है, वो पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, टोटल मेंबरशिप का उस हाउस में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो दूसरे सदन में जाएगा और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। राष्ट्रपति के पास पावर है दूसरे सदन में वहां पे अपीयर होने की और अपने आपको रिप्रेजेंट करने की उस इन्वेस्टिगेशन में।
अगर दूसरा हाउस भी उन चार्जेस को सस्टेन करता है और पास कर देता है रेजोल्यूशन 2/3 बहुमत से टोटल मेंबरशिप का, तो प्रेसिडेंट है उस दिन से जब दूसरे हाउस में वो पास हो जाता है उस दिन से वो प्रेसिडेंटशिप उसकी जाती रहेगी। डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन फॉर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट अप्लाई। क्वेश्चन आगे क्या गया है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन फॉर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट अप्लाई, कि वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होगा। किस हालात में नहीं होगा? हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था जिसमें कि डिसक्वालिफिकेशन का पॉजिटिव वो जाना था कि किस हालात में वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। अब यहां पे आ गया है डिसक्वालीफाई किस हालात में वो नहीं होगा, किस हालात में वो नहीं होगा, ये क्वेश्चन उससे संबंधित है। तो बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ ए स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही इज इलेक्टेड, कि अगर स्प्लिट हो जाता है, अगर जो जहां से चुनकर आया उससे वो अलग हो जाए, तो if he has voluntarily given up his membership of political party, कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से कांग्रेस से आया तो उससे वो त्याग पत्र दे दे, सदस्यता छोड़ दे स्वेच्छा से, या फिर क्या है कि वो वोटिंग में एब्सेंट हो जाए पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ जाकर, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है डी। सभी के केस में उसकी सदस्यता जाएगी, सभी के केस में सदस्यता जाएगी। दो ऐसे रीजन है जहां पे सदस्यता आमतौर पे नहीं जाती। दो कौन से हैं वो? एक तो वो है कि वो अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी है मर्जर हो जाए दूसरी पार्टी के साथ में, और वो पार्टी के साथ में न जाए। इफ ए मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज a result of merger of the party with another party, merger take place when 2/3 of the member of party have agreed to such an merger, कि 2/3 बहुमत से अगर उसकी पार्टी किसी दूसरे के साथ में मर्ज हो जाती है और वो नहीं होता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाता है, स्पीकर बन जाता है, तो उस केस में क्या, स्पीकर लोकसभा में या फिर विधानसभा में, उस केस में वो उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी अगर वो वॉलेंट्री मेंबरशिप त्यागता है तो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या, जैसे वो उसका पद खत्म होता है तो वो वापस उसकी मेंबरशिप आ सकती है। यहां पे उसकी डिग्निटी ऑफ ऑफिस का सवाल आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि 1971 का 24th कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट दी है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। क्या ऐसा है कि फंडामेंटल राइट का किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान में संशोधन करने की, ये फीचर है क्या? 24th अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है यहां पे। और दूसरा है प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि प्रेसिडेंट को साइन करना जरूरी है, प्रेसिडेंट है बाउंड है, तो क्या ये संवैधानिक संशोधन था? और तीसरा एजुकेशन से रिलेटेड कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर करने को। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर क्या कि पहले दो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। आगे चल लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कौन सा बॉडी है, कौन सी बॉडी का जिक्र नहीं है, या दूसरे शब्दों में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन और जोनल काउंसिल, ये तीनों ही बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि ये दोनों है जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है और प्लानिंग कमीशन है, ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और उसके बाद क्या है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जो कि स्टेटरी बॉडी है, किसकी? जोनल काउंसिल है, स्टेटरी बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई नहीं है। कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट है, वो कौन ऑपरेट करता है? हमने कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात की तो राष्ट्रपति, तो स्टेट में कौन है फिर? गवर्नर ऑफ द स्टेट है, वो ऑपरेट करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर है वो ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। और आर्टिकल कौन सा है? 267 पार्ट 2। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा भारत का राष्ट्रपति थे जिनका संबंध था? जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन से कौन से चीफ मिनिस्टर का संबंध है? तो अरविंद केजरीवाल। ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, उससे संबंध किसका है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर है वीवी गिरी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है विच हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंड बिफोर फेसिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, कि लोकसभा में बिना
अविश्वास प्रस्ताव पहले ही उसने रिजाइन कर दिया, फेस नहीं किया। निम्नलिखित में से आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वह चौधरी चरण सिंह। बहुमत नहीं था, तो जब 6 महीने के अंदर सदन को बुलाना होता है, तो उनसे पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इन अपॉइंटिंग ए गवर्नर प्रेसिडेंट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एज दिस इज, कि आमतौर पे क्या होता है, कुछ केसेस में छोड़कर वायलेशन हो जाता है इसका, लेकिन प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति है, वो चीफ मिनिस्टर से सलाह करेंगे, मतलब सरकार, केंद्र सरकार सलाह करेगी गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। तो बताओ कि क्या है ये? कोई संविधान में संवैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है क्या? अनिवार्य है क्या संवैधानिक दृष्टि से? यह एक परंपरा है, या क्या पार्लियामेंट है, उसके पास में पार्लियामेंट है, उसने कोई ऐसा कानून बनाया है, या प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, या प्रेसिडेंट की ड्यूटी है? तो बताओ कौन सा इसमें करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ये कन्वेंशन है। दो कन्वेंशन आमतौर पे, एक तो राष्ट्रपति वो केंद्र से मुख्यमंत्री से सलाह करे, और दूसरा कि उस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। आमतौर पे दो कन्वेंशन होते हैं, हालांकि हमेशा ये कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन ये कन्वेंशन जरूर है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार कंपेनर। आपने स्टार कंपेनर का जिक्र जरूर सुना होगा अखबारों में कि हेमा मालिनी स्टार कंपेनर है, और नरेंद्र मोदी स्टार कंपेनर, सोनिया गांधी है, ये स्टार कंपेनर होते हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ओनली रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उसका स्टार कंपेनर होता है क्या? रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का ही। दूसरा क्या है? लिस्ट ऑफ स्टार कंपेनर हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड चीफ इलेक्शन कमीशन विद इन ए वीक फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। कि जब इलेक्शन घोषित हो जाता है, इलेक्शन की नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस डेट को इलेक्शन होना है, उसका एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टार कंपेनर कौन होगा, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजना होता है। ओनली द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द लीडर फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट ऑफ स्टार कंपेनर। कि राष्ट्रपति है वही हटा सकते हैं, ठीक है? क्या राष्ट्रपति है उस हटाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वो, इस क्वेश्चन का वो होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि जो सूची होती है एक हफ्ते के अंदर भेजनी होती है, किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। स्टार कमिश्नर है वो बिना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी, देखिए यहां पे कि जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी उसके 40 स्टार कंपेनर हो सकते हैं, और अनरिकॉग्नाइज के जो लेकिन रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर पार्टी होनी चाहिए, उसके 20 हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्टार कंपेनर है वो कम्युनिकेट करनी होती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते के अंदर। मतलब क्या है कि जो एक्सपेंडिचर होता है इनका स्टार कंपेनर का, वो पार्टी फंड में होता है, काउंट होता है, उस कैंडिडेट के फंड में काउंट नहीं होता। फर्क ये होता है, फर्क है ये होता है। इलेक्शन कमीशन है वही हटा सकता है, वो हटाता है लीडर्स को कि कौन, अगर किसी के खिलाफ आरोप होते हैं तो वो क्या करता है कि उसको हटा सकता है स्टार कैंपेनर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेक्ट? कि राष्ट्रपति का महाभियोग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, वो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम और मिसडिनेवर। कि उनके खिलाफ अगर कोई घूसखोरी, कोई अपराध, राष्ट्रपति के खिलाफ कोई राजद्रोह या इस तरह का मामला होता है, दुष्कर्म होता है, तो उनको हटाया जा सकता है। चार्जेस ऑफ द इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कि दोनों हाउसेज में किसी भी हाउस में चार्जेस स्टार्ट हो सकते हैं। अभी तक क्या पार्लियामेंट ने सिर्फ एक बार ही इम्पीचमेंट के प्रोसेस किया है राष्ट्रपति के खिलाफ में, और नन ऑफ द, कोई भी इसमें ठीक नहीं है। तो दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में उनके खिलाफ चार्जेस हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं किसी भी सदन में, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रपति है उनको हटाने का तरीका है ना, वो है कि उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। जबकि अमेरिका में है दूसरा, अमेरिका में क्या है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो जो ट्रेजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम और इस तरह के उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उससे रिलेटेड भी वहां पे इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। जबकि इंडिया में संविधान का वायलेशन केस में इम्पीचमेंट आता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया। राष्ट्रपति के खिलाफ जो अभियोग आता है वो किसी भी सदन में आ सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कि भारत के अभी तक कौन से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा है। वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री, थोड़े समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उप प्रधानमंत्री है वो नहीं रहे। बाकी तीनों उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
आगे है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। कि गवर्नर के पास में लॉ ऑर्डर की, आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में होती है, होम मिनिस्टर होता है उनके पास होती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी, लेकिन इस केस में गवर्नर के पास में। तो वो कौन सा राज्य है? इसमें राइट आंसर क्या है? नागालैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे है वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन विद ए व्यू टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इट वाज, कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है? कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम पे। तो बताओ कि कौन सा संवैधानिक संशोधन वो हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है 16th अमेंडमेंट। 16th अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट पे 1963 में ये रिस्ट्रिक्शन है वो लगाई गई है। आगे देखिए, व्हाट फैक्ट्स इमर्ज फ्रॉम द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से क्या क्या चीजें निकल कर आती है, कौन से तथ्य निकल कर आते हैं? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, कि संविधान है वो कब अडॉप्ट किया गया? आइडियल्स देयर वर टू बी अचीव्ड, कि कौन से आदर्श है जिनको अचीव करना था? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि संविधान से निकलकर प्रीएम्बल से निकलकर आई है? प्रीएम्बल से निकलकर कौन कौन सी चीजें आई है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये डी, चारों ही चीजें बताता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? जनता। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह की सरकार होगी? सोशलिस्ट होगी, कौन सी टाइप की सरकार होगी? आइडियल्स है, कौन से चेरिश करने हैं? तो ये देखिए यहाँ पे डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरह का संविधान होगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, ये वाली चीजें, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ये सारे, इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट हैव द कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडी, कि किसमें स्टेट गवर्नमेंट का लोकल बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा? स्टेट गवर्नमेंट का किस एरिया में लोकल बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा? तो यह सिटीजन ग्रीवेंसेस पे, फाइनेंशियल मैटर पे, लेजिस्लेशन पे, या पर्सनल मैटर पे? बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। तो फिर देखिए, देखो फाइनेंशियल मैटर पे और लेजिस्लेशन पे तो होगा ही होगा। स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल बॉडी पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन पे कानून बना सकती है, फाइनेंशियल मैटर पे उसका कंट्रोल होता है, ठीक है, कितना फंड देना है कितना नहीं देना। सिटीजन ग्रीवेंसेस और पर्सनल मैटर है जो आपके सामने बच गए। तो इसका राइट आंसर है कि सिटीजन ग्रीवेंसेस है उस पे कंट्रोल नहीं होगा। तो पढ़ लिए क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडी इन द मैटर ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस। इन द 73rd अमेंडमेंट एक्ट देयर आर वेरियस प्रोविजन where the state government can control local bodies in personal matter like reservation of SC, ST and women etc. But the matter related to citizen grievances has been left to the local bodies itself. ये लिखा हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये चीज एज इट इज स्टेटमेंट आपको नजर आएगी। Which is not a power of high court. पावर ऑफ हाई कोर्ट क्या है? कौन सी नहीं है? हाई कोर्ट के पास कौन सी पावर नहीं है? सुपरविजन ऑफ ओवर ऑल कोर्ट्स अंडर इज जुडिक्शन, की इसके जुडिक्शन के अंतर्गत जितने भी कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसका सुपरविजन। जुडिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर, सुपरविजन ओवर ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड जो भी ट्रिब्यूनल होते हैं, हाई कोर्ट का जुडिक्स सुपरविजन होता है क्या उनके पास? इश्यू रिट्स फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर पर्पज। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पे हाई कोर्ट का पावर नहीं है। आर्म फोर्सेस का ट्रिब्यूनल बनता है कोई, या कोई इससे रिलेटेड लॉ है, तो हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसका सी आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस भारत के चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट का काम किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह है वो भारत के चीफ जस्टिस थे जिन्होंने की थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति का काम उन्होंने किया था। द लोवेस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू इज दैट ऑफ, लोवेस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू है वो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नायब तहसीलदार, या तहसीलदार ऑफिस होता है वो क्या है कि उस तहसील में इकट्ठे करता है, टैक्स ऑफिसर का काम करता है, मतलब रेवेन्यू इकट्ठे करने की जिम्मेदारी भी उसकी है। प्रॉपर्टी टैक्स और लैंड रेवेन्यू ये उसका काम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नायब तहसीलदार। ठीक है, ये थे क्वेश्चन आज की क्लास में। इसी क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।